नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, मोदी जी का वक्त खराब चल रहा है या ग्रह दशा खराब है, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूं कि मोदी जी का जो सबसे मजबूत किला है उत्तर प्रदेश, आजकल यहां आग लगी हुई है। और ये आग बीजेपी के खेमे में लगी हुई है। और ये आग किसी मायावती या अखिलेश यादव ने नहीं लगाई, ये आग घर के चिराग से लगी हुई। और अगर बीजेपी के सूत्रों पर भरोसा करें तो अमित शाह और योगी, जी हां, अमित शाह और योगी की ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, आजकल इस कदर बढ़ गई है कि शाह साहब का बस चले तो 2024 से पहले वो योगी जी को कुर्सी से उतारते हैं। जंग इस कदर बढ़ चुकी है, आग इस कदर फैल चुकी है। अब दोस्तों, अमित शाह तो ठहरे भाजपा के चाणक्य, मोदी जी के चाणक्य, और चाणक्य कभी सीधा वार नहीं करता है, सीधा हमला नहीं करता है। लिहाजा शाह साहब ने योगी से भिड़ने के लिए अपने बहुत ही खास साथी या सिपा सलार के लीजिए भरोसेमंद केशव प्रसाद मौर्य को आगे बढ़ा दिया है कि मौर्य साहब आप आगे बढ़िए। अब ये जो मौर्य साहब हैं, ये इस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। और मौर्य साहब की एक पुरानी हसरत रही, बड़ी पुरानी हसरत, उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनने की। किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर बैठने की हसरत मौर्य साहब की रही है। और यहीं पर शाह साहब का गेम प्लान काम कर रहा है, क्योंकि शाह साहब चाहते हैं एक तीर से दो शिकार करना। एक तरफ वो चाहते हैं कि मौर्य को आगे कर दें, मौर्य सीएम बन जाए, उनका शिष्य जो है वो सीएम की कुर्सी पर स्थापित हो जाए, और दूसरा शिकार योगी जी उतर जाए कुर्सी से। और योगी जी अगर उतरेंगे तो रास्ता साफ हो गया फिर अमित शाह के लिए। मोदी के बाद योगी नहीं, मोदी के बाद सिर्फ शाह, और यही प्लान है, और इसीलिए ये आग लगी हुई है। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खेमे में जो शतरंज की बिसात बिछा दी है अमित शाह ने, इस बिसात पर जो वजीर अमित शाह हैं वो चाहते हैं कि जो मोहरा है केशव प्रसाद मौर्य, ये इस वक्त मुख्यमंत्री को हटा दे, किनारे कर दे। और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य आजकल उत्तर प्रदेश में किसी से बात नहीं कर रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई ताकतवर नेता नहीं है जो उनके दरबार में आजकल ना जा रहा हो। वो चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक हो, वो चाहे विधायक हो, वो चाहे मंत्री हो, वो चाहे योगी के करीबी सुरेश खन्ना हो, कोई भी हो, हर आदमी ने जैसे मान लिया कि केशव प्रसाद मौर्य का राज तिलक होने जा रहा है। और इसी वजह से केशव प्रसाद मौर्य एक तरह से आप कह सकते हैं, जैसा कि अखबारों में छप रहा है, कोप भवन में बैठे हुए हैं। वो कैबिनेट मीटिंग में नहीं जा रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं लेकिन कैबिनेट मीटिंग में नहीं जा रहे। वो अभी हाल में अयोध्या दीपोत्सव में नहीं गए, जहां पर योगी जी रिकॉर्ड बना रहे थे रोशनी का छोटी दिवाली पर। वो अयोध्या दीपोत्सव नहीं गए केशव प्रसाद मौर्य। पहली बार ऐसा हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य योगी जी से मुलाकात भी नहीं कर रहे, यानी डिप्टी सीएम से नहीं मिल रहे। और नाराजगी का आलम यह है कि उनके लिए एक हेलीकॉप्टर खड़ा था 11 नवंबर को, छोटी दिवाली के दिन, और उनको जाना था अयोध्या। और ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है उनको लेने गए कि चलिए साहब आप अयोध्या चलिए। बहाना बना दिया केशव प्रसाद मौर्य ने, नहीं गए अयोध्या। ये नाराजगी का आलम है। ना कैबिनेट मीटिंग, ना मुलाकात, ना ही अयोध्या जा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। अब दोस्तों, ये जो योगी वर्सेस शाह है, आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो ये लड़ाई कोई नई नहीं है, ये लड़ाई काफ़ी पुरानी है। और तब से ये लड़ाई चली, या इसकी चिंगारी तब भड़की जब लखनऊ की दीवारों पे लिखा जाने लगा मोदी के बाद योगी। मोदी के बाद कौन? योगी आदित्यनाथ, यानी प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी योगी होंगे। इस तरह की जब बातें होने लगी उत्तर प्रदेश में और दिल्ली तक पहुंचने लगी, तब चाणक्य के कान खड़े हो गए। और तभी से कहीं ना कहीं ये लड़ाई होने लगी, कभी चीफ सेक्रेटरी को लेकर, कभी डीजीपी को लेकर, कभी किसी मंत्री को लेकर, कभी किसी संतरी को लेकर ये लड़ाई चल रही थी। लेकिन इधर क्या हुआ, ये जो चिंगारी भड़की और आग बनी, उसका कारण ये था कि अभी केशव प्रसाद मौर्य और कई लोग
ये अमित शाह से मिले, फिर ये पैगाम मोदी जी तक पहुंचाया गया कि साहब योगी साहब से बहुत दिक्कत हो रही है। यानी जो चीफ मिनिस्टर हैं ये मंत्रियों को समय नहीं देते, मंत्रियों का काम नहीं करते, कोई मिनिस्टर इनसे मिलता नहीं है। ये एक तरह से एक एरोगेंट चीफ मिनिस्टर हो गए, ये मठाधीश हो गए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की जगह। इस तरह की तमाम शिकायतें की गई और शिकायत करने वालों में जो सबसे आगे थे वो मौर्य साहब थे, क्योंकि इनकी निगाह जो है वो सीएम की कुर्सी पर लगी। लिहाजा उसी के बाद से कहीं ना कहीं योगी जो हैं उनके भी तेवर बदले और इधर मौर्य साहब ने कैबिनेट मीटिंग में जाना छोड़ दिया, मुलाकात करनी छोड़ दी। अब दोस्तों योगी जी की जगह अगर कोई और मुख्यमंत्री होता, मामा अम्मा जैसा, तो अभी तक गुजरात लॉबी ने हिसाब कर दिया होता। लेकिन योगी को हैंडल करना इतना आसान नहीं, क्योंकि योगी जो है वो गोरखपुर मठ के मठाधीश भी हैं। योगी जो है वो हिंदू युवा वाहिनी चलाते थे, वो हिंदू हृदय सम्राट हैं, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं और बड़ी प्रचंड राजनीति करते हैं, मोदी से भी कहीं ज़्यादा प्रचंड। आरएसएस भी दबती है और मोदी भी कहीं ना कहीं दबते हैं। तो कुल मिलाकर योगी जो हैं वो आप कह सकते हैं कि वो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं धामी नहीं है, वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खट्टर नहीं है, वो फडणवीस नहीं है, वो शिवराज मामा नहीं है और वो भूपेंद्र पटेल भी नहीं है जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर, जिनका कोई नाम नहीं जानता गुजरात के बाहर। तो योगी की अपनी एक शख्सियत है, हिंदुत्व की शख्सियत, और इसीलिए गुजरात लॉबी कुछ एक्शन लेने में घबराती है। अब जानकारों पर अगर यकीन करें तो उनका ये कहना है कि साहब गुजरात लॉबी है नहीं, मोदी और शाह ये योगी को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है। उनका जो स्टैंड है कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति, और असमंजस इसलिए कि अमित शाह चाहते हैं कि 2024 से पहले ही योगी जी को उतार दिया जाए। अब क्यों उतार दिया जाए ये मैं बात एक्सपर्ट से करूंगा और आपके सामने सारे तथ्य रखूंगा। तो अमित शाह चाहते हैं कि योगी जी को 2024 के लोकसभा के फाइनल से पहले ही उतार दिया जाए, पहले ही हिसाब खत्म करें। मोदी जी चाहते हैं कि नहीं, यूपी में 80 सीटें हैं और 80 सीटों में 2014 में भी थोक के भाव सीटें मिली थी, 2019 में भी मिली थी। यूपी ना होता तो मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते। तो यूपी को लेकर मोदी जी थोड़ा असमंजस की स्थिति में, उनको लगता है कि अगर हिसाब ही करना है तो 2024 के बाद करते। तो ये एक आप कह सकते हैं थोड़ा सा मतभेद है अमित शाह में और मोदी में, और इसको लेकर गुजरात लॉबी किसी कंक्लूजन पर अभी नहीं पहुंची। बहरहाल क्या होने जा रहा है, क्या वाकई खेल हो सकता है उत्तर प्रदेश और योगी और अमित शाह को लेकर ये जो संबंध दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, क्या उसके चलते दिल्ली और लखनऊ के बीच में तार टूट रही है संपर्क की, और क्या इसका असर 2024 के फाइनल पर होगा? बहुत से ऐसे सवाल हैं और आज हमारे जो गेस्ट हैं, एक तरफ प्रोफेसर रविकांत हैं लखनऊ से जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत गहरे से समझते हैं, और साथ में अशोक वानखेड़े टाइगर है जो बीजेपी को भी समझते हैं, मोदी की पॉलिटिक्स को भी, योगी की पॉलिटिक्स को भी। यही सवाल जो हमारे जहन में, आपके जहन में, ये हम चाहते हैं टाइगर और प्रोफेसर रविकांत से करना। जवाब जरूर सुनिएगा, क्योंकि 2024 का जो खेल है उसमें कहीं ना कहीं यूपी इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, और यूपी में योगी सबसे इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये सवाल है कि योगी 2024 से पहले हटाए जाएंगे या 2024 के बाद। टाइगर, योगी और अमित शाह और योगी, ये झगड़े हम सुन रहे थे, लेकिन अब झगड़ा इस कदर हो गया है कि अमित शाह के जो लोग हैं वो कैबिनेट मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, केशव प्रसाद कैबिनेट मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, दीपोत्सव में नहीं जा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान, ये जो रीजनल पार्टी के नेता हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, जो अमित शाह के आदमी कहे जाते हैं, इन्होंने तो तलवारें एकदम जैसे खींचती हो योगी को लेकर। ये जो घमासान आपको दिख रही है, आपको क्या लगता है विनाशकाली विपरीत बुद्धि कहें या यूं कहें कि कहीं ना कहीं मोदी जी का वक्त खराब चल रहा है, ग्रह खराब चल रहा है? दीपक जी, मुझे चंद्रकांता सीरियल याद आ रहा है। षड्यंत्रों के बीच षड्यंत्रों के बीच षड्यंत्र, मानो प्याज के छिलके उतर रहे हो। 5 राज्यों के चुनाव, उसके पहले 3 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें 2 में पराजय। ब्रांड मोदी कमजोर, हिंदुत्व कमजोर, स्वयं ऑर्गेनाइजर कहता है। 5 राज्यों के चुनाव में कई जगह परेशानी,
उधर बिहार में नीतीश बाबू का जातिगत जनगणना 75% का रिजर्वेशन, उसकी वजह से महाराष्ट्र में उद्रेक होना मराठा रिजर्वेशन को लेके, ये तमाम बातें बीजेपी के लिए चिंताजनक है। और ये चिंताएं बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है जब 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। एक तरफ 5 राज्यों के चुनाव का घमासान चल रहा है, लेकिन बीजेपी 2024 को लेके इन 5 राज्यों से ज्यादा चिंतित है। हम ही कई बार अपने कार्यक्रमों में आप ही ने कहा कि नीतीश कुमार यदि यूपी से चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा, कितना घमासान होगा। शिवराज सिंह चौहान को आप रिपीट करना नहीं चाहती, उनको प्रोजेक्ट तक नहीं किया आपने। एक ओबीसी चीफ मिनिस्टर आपके पास था, उसके बाद आपके पास सवर्णों की भीड़ भाड़ पड़ी हुई। ऐसे में जाति जनगणना के कार्ड के सामने मात्र ये बोलने से काम नहीं होगा कि ये दलित विरोधी है, ये आदिवासी विरोधी है। आप किसके फेवर में हो ये भी तो बताना पड़ेगा। याद कीजिए केशव प्रसाद मौर्य कौन है। इनकी राजनीति अशोक सिंघल की धोती पकड़ के शुरू हुई थी। एक छोटा बच्चा जैसा पिता का शर्ट पकड़ के आता है, वैसा ये राजनीति में आए अशोक सिंघल को लेके। अशोक सिंघल के चेले दीपोत्सव को नहीं रहना अयोध्या में बहुत बड़ी बात है। कैबिनेट कंटिन्यूअस 2 कैबिनेट स्किप करना बहुत बड़ी बात है। मौर्य को बल कौन दे रहा है? क्या दिल्ली मौर्य के पीछे हिमालय बन के खड़ी है? क्या अमित शाह और योगी का द्वंद्व अब मौर्य के कंधे से गोलियां चल रही हैं? एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में जिसमें मौर्य जी ने कंप्लेंट की थी, तो उसमें एक फॉर्मूला ये निकाला गया था कि मुख्यमंत्री गृह विभाग मौर्य को सौंप दे। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के ऑर्डर मानने से मना कर दिया, गृह विभाग नहीं छोड़ूंगा। बात तनातनी की आ गई तो उन्होंने कहा फिर पार्टी टूट जाएगी यूपी में। ये बात अलग है कि पार्टी टूटी तो कितने विधायक इनके साथ जाएंगे, कौन जाएगा, ये समझ में नहीं आता। लेकिन जिस अयोध्या के मंदिर को राम के नाम से आप खेल रहे हो, हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हो, उस हिंदुत्व का सबसे बड़ा भगवा ध्वजवा आके गायब हो जाएगा, वो आपके खिलाफ हो जाएगा, तो फिर वो 2024 में तकलीफ देगा। इसलिए मैंने बोला चंद्रकांता जैसे षड्यंत्र में षड्यंत्र। अमित शाह वर्सेस योगी। योगी इज विथ गवर्नर आनंदीबेन। आनंदीबेन ये मोदी जी के साथ। मोदी और योगी में, मोदी और अमित शाह में गुजरात को लेकर तनातनी। ये सारी फैक्टर्स इकट्ठा हुए हैं और इसको जी जब बीजेपी सिंसियरली चाहती है कि कोई ऐसा यूपी में यदि उन्होंने ओबीसी भेज दिया या बैकवर्ड को मुख्यमंत्री बनाया तो खड़गे का भी काट निकल आएगा। प्रोफेसर साहब, ये जो अभी टाइगर ने कहा कि भाई केशव प्रसाद मौर्य ने शिकायत कर दी योगी आदित्यनाथ की, तो अभी तो झगड़ा एचएम और सीएम का चल रहा था, नहीं होम मिनिस्टर अमित शाह और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का। अब मैं देख रहा हूं कि इसमें डिप्टी सीएम और सीएम भी आ गए। अरे भाई, ये जो जिसको टाइगर कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य अशोक सिंघल जो विश्व हिंदू परिषद के नेता थे, उनका कुर्ता पकड़ के बड़े हुए आगे आए और वो अयोध्या नहीं जा रहे, कोप भवन में बैठे हैं, नाराज होके बैठे हैं। अरे भाई प्रोफेसर साहब, ये केशव प्रसाद मौर्य चाहते क्या है, इनके मन में क्या है तो बता दीजिए। आप तो लखनऊ में हैं। 2015 से बेचारे लगे हुए हैं और 2017 में बड़ी मेहनत की उन्होंने, सराहना करनी होगी। पूरे समाज को वो लेकर के आई बीजेपी में और 2/3 से ज्यादा सीटें मिली बीजेपी को। लेकिन दिल्ली दरबार से निकल करके जो लखनऊ की तरफ आया प्राइवेट जहाज से, वो कोई और था। केशव प्रसाद मौर्य को तो दौरा तक पड़ गया था, मंच पर गिर गए थे वो केशव प्रसाद मौर्य जो तब से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब वो कुर्सी मिलेगी। और योगी जी ने इसीलिए उनको जिस तरह से बार बार अपमानित किया, जो पूरा ओबीसी का दम भरते थे ले गए थे उसके साथ, लेकिन सीएम की कुर्सी नहीं मिली। दीपक जी, स्टूल मिला बैठने को, वो सोफा और कुर्सी भी नहीं मिली। नेम प्लेट तक उखाड़ दी गई उनकी। और जब दोबारा
उनको लगा कि शायद अब कुछ हो सकता है, तो चुनाव ही हार गए। कैसे हारे ये भी लखनऊ में गॉसिप है, लेकिन फिर भी जहां उनके तार जुड़े हुए हैं उस वजह से फिर से वो डिप्टी सीएम हुए। अब इस वक्त जो चल रहा है, अचानक क्यों नाराज हो गए केशव प्रसाद मौर्य? आप कैबिनेट बैठक में नहीं जा रहे हैं, दिवाली में नहीं जा रहे हैं, शिकायत करने पहुंच रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो उनकी व्यक्तिगत रूप से इतनी हैसियत है कि वो जाकर के योगी के खिलाफ बोल पाएंगे। वो मोहरे हैं और खेल कोई और कर रहा है। वही जो आपने कहा ना कि होम मिनिस्टर और सीएम के बीच, ये उसका एक्सटेंशन है, ये कराया जा रहा है और वो उतना ही बोल रहे हैं जितना उनसे बुलवाया जा रहा है। असल में महत्वाकांक्षा तो उनकी है, लेकिन वो कठपुतली है, उतना ही नाच रहे हैं जितना गुजराती लॉबी उनको नचा रही है। असली पैच ये नहीं, आप सही कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को भी लग रहा है कि भाई ये एक ऐसा समय है जब ओबीसी की बयार बह रही है, उत्तर भारत में ओबीसी की बात हो रही है, पिछड़ों की बात हो रही है, तो ये एक ऐसा मौका है जहां ठाकुर योगी आदित्यनाथ को उतार कर कुर्सी से उनको जगह मिल जाए। मतलब कहते हैं ना, मत चूको चौहान, उस नीति पर है कि ये मौका गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। टाइगर, मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है और जो लोग कह रहे हैं, जो बीजेपी के थिंक टैंक में बात चल रही है, उनका ये कहना है कि अमित शाह के कहीं ना कहीं माइंड में ये बात भी है कि 24 तक अगर योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाया गया और 24 के बाद भी योगी आदित्यनाथ कंटिन्यू करते हैं और खुदा ना खास्ता कहीं मोदी जी 24 हार जाते हैं, तो फिर तो योगी आदित्यनाथ ही नंबर 1 लीडर होंगे बीजेपी के। फिर बीजेपी की जो सारी सत्ता है योगी के हाथ में होगी। मेरा सवाल यह है बहुत स्ट्रेट, क्या योगी पर तलवार चल सकती है? क्या 24 से पहले योगी को कुर्सी से उतारा जा सकता है? केशव प्रसाद मौर्य कुर्सी पर बैठ सकते हैं? ये लड़ाई यूपी की नहीं है, ये लड़ाई दिल्ली में 2024 में वापस आने की है। ये लड़ाई ओबीसी को अपने साथ इंटैक्ट रखने की है। ये निर्विवाद रूप से एक मैं बात बता दूं, ये सरकार यदि मोदी जी की आज सत्ता में है तो ओबीसी के भरोसे है। अभी बीजेपी में 2014, 2019 और 2024 का यदि मैं डिफरेंशिएट करूं तो पहली बार बीजेपी में डर की राजनीति हो रही है, ओबीसी छिटकने का डर है जी। योगी आदित्यनाथ, अच्छा योगी आदित्यनाथ चलो कल जाएगा, तो एक यदि हिंदू कार्ड चल ही नहीं रहा है आपका, इन 5 राज्यों में हिंदू कार्ड नहीं चला, तो फिर ये भगवे ध्वजवाहक को लेके क्या करेंगे? जो सेनापति चल ही नहीं रहा है उसको घर बिठाओ, फिर ओबीसी का कार्ड चलवाओ, फिर ओबीसी को ले आओ, राम मंदिर बन जाएगा, रामलला भी प्रस्तापित हो जाएंगे। आगे क्या? ये तो हो गया, अब आगे निकलेगा जातिगत जनगणना का सवाल, महंगाई का, बेरोजगारी का। उस दैत्य को कैसे लड़ेंगे आप? फिर वो भगवा लेके नहीं चलेंगे, ये हो गया राम मंदिर। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको यदि ओबीसी चाहिए तो आपको योगी आदित्यनाथ को घर बिठाना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जाते तो क्या होगा? जैसा मैंने कहा कि हिंदुत्व का एक डेंट लगेगा, जो कार्ड चल ही नहीं रहा उसमें डेंट छोड़ दीजिए। योगी आदित्यनाथ के साथ 5 एमएलए भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये डर है मुझे जी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पूरी राजनीति अधिकारियों के, चापलूसियों के इर्द गिर्द घूमते हुए की। प्रोफेसर साहब, टाइगर ने जो अभी कहा, इन्होंने कहा कि भाई एक तरफ ओबीसी की भी जरूरत है, यानी केशव प्रसाद मौर्य जैसे चेहरे की जरूरत है, क्योंकि ये जो इलेक्शन 2024 का है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के ओबीसी वोट बैंक को डेंट कर सकता है। और बीजेपी की जो आप कह सकते हैं जो किला खड़ा है उत्तर प्रदेश में, उस किले के पीछे जो है ये ओबीसी ही है, उसी का सीमेंट लगा, इसमें गारा उसी का लगा हुआ। मैं एक चीज जानना चाह रहा था, लास्ट क्वेश्चन है, समय भी हो रहा है, उसके बाद मैं फिर लास्ट कमेंट टाइगर का लूंगा। अगर 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, आपको लगता है कि अगर बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया तो क्या उल्टी गिनती योगी की शुरू हो सकती है? एक रिप्लेसमेंट करने की मोदी जी हिम्मत कर सकते हैं अमित शाह के कहने पर, या योगी कंटिन्यू करेंगे और बाद में केशव
प्रसाद मौर्य को चुप करके बैठा दिया जाएगा। आपको क्या लग रहा है 3 दिसंबर के बाद जो कुछ होगा होगा? क्योंकि मुझे तो ये भी बताया गया कि योगी जी मंत्रिमंडल का विस्तार तक नहीं कर रहे हैं, तो क्या 3 दिसंबर के बाद कुछ होने जा रहा है यूपी में? आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है कि अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो योगी आदित्यनाथ की उल्टी गिनती शुरू होगी। और इसलिए होगी कि अगर योगी आदित्यनाथ कंटिन्यू करते हैं तो वो हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बन करके उभर सकते हैं और मोदी से कहीं अब 21 वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो समूचे भारत की राजनीति में अपना हस्तक्षेप देखना चाहते हैं। तो ऐसे में अमित शाह के लिए वो सबसे बड़ी चुनौती है। तो अमित शाह उनको साइडलाइन करेंगे ही, ऐसा हो नहीं सकता कि वो कोशिश न करें। वो क्या होता है राजनीति में अलग मसला है, लेकिन खेल तो ये होने जा रहा है। सबसे ज्यादा मुश्किल में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी और केशव प्रसाद मौर्य वो मोहरे हैं। मैं तो किसी तीसरे को देख रहा हूं, केशव प्रसाद मौर्य होंगे या एक नाम और चल रहा है दीपक जी, मैं खुलासा कर दूं, कमल को पंकज मिल गया, आजकल लखनऊ की गलियारों में चल रहा है। पंकज चौधरी महाराजगंज के सांसद 6 बार के, कुर्मी जाति से आने वाले, ये नीतीश कुमार का डर है। और मतलब एक ही कांटे से आप 2 रास्ते निकाल लें, वो खेल इस समय चल रहा है। तो अमित शाह अपना भी कांटा दुरुस्त करना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी के लिए रास्ता भी बनाना चाहते हैं, और उसमें मुफीद यही होगा कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाए और वहां किसी और को बिठाया जाए। मौर्य हो सकते हैं, लेकिन मैं तो पंकज चौधरी को देखा। पंकज चौधरी यहाँ इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर है, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है। टाइगर, जो सवाल है वो ये है, और जो अंतिम सवाल है आपका, संक्षेप में जवाब चाहूंगा। आपको लग रहा है कि ये अमित शाह वर्सेस योगी उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर रही है? ये जो घमासान है, इसने मंत्रियों को बांट दिया है, ब्यूरोक्रेसी को बांट दिया है, काम कुछ हो नहीं रहा है, करप्शन बढ़ रहा है। ये जो झगड़ा है बीजेपी का सबसे बड़ा झगड़ा, योगी और अमित शाह का, क्या बीजेपी का बेड़ा गर्क हो रहा है सबसे बड़े सूबे में? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। दीपक भाई, जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने वो अनवांटेड मुख्यमंत्री थे, ऊपर से थोपे गए थे संघ द्वारा। ये सभी जानते हैं, मुख्यमंत्री किसी और को बनना था, अभी वो जम्मू कश्मीर में ठंड का मजा ले रहे। ऐसे में जो अब स्थिति है, तो 2000 मतलब जब से पहली बार मुख्यमंत्री बने तब से दिल्ली और लखनऊ के बीच में तलवारें खींची है। चुनाव के समय थोड़ा सीज फायर हुआ, और पिछला चुनाव तो ये बीएसपी के भरोसे लड़ा गया। यदि मैं सीट बाय सीट, कभी आप मेरे साथ बैठेंगे तो 153 सीटें ऐसी है जो बीजेपी को बीएसपी की वजह से मिली। वर्तमान जो सीटें बीजेपी के पास है उसमें से 153 निकाल देंगे तो बीजेपी 60-70 पे आती है वहां पे। ये बीजेपी का ओरिजिनल आंकड़ा है। तो बीजेपी का तो सुपड़ा साफ तब भी हो गया था। ये कोई योगी आदित्यनाथ के वजह से नहीं आई पार्टी सत्ता में। ये सब ये टैक्टिकल, ये लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स थी। कभी ओएसी को खड़ा कर दो, कहीं इसको एडजस्ट कर दो। ये जुगाड़ की राजनीति, जुगाड़ की जीत है। लेकिन दोनों तरफ से यदि 3 तारीख को सपोज बहुत बढ़िया प्रदर्शन करती है बीजेपी, तो फिर बीजेपी नीतीश कुमार को जवाब देने के लिए बिल्कुल, जिन्होंने नाम लिया अभी पंकज चौधरी का, क्योंकि याद कीजिए प्राइम मिनिस्टर गए थे गोरखपुर, मठ नहीं गए थे, पंकज चौधरी के घर गए थे। पंकज चौधरी को भी लाया जा सकता है यदि प्रधानमंत्री की चले तो। यदि अमित शाह की चले तो वो अपने प्यादे को सामने बिठा सकते हैं, जो मौर्य है वो। और यदि उन्होंने बुरा किया, 3 तारीख को बहुत निगेटिव रिजल्ट आए बीजेपी के लिए, फिर भी जाना है, क्योंकि फिर ओबीसी का चेहरा आपके पास चाहिए। तो दोनों स्थिति में मुझे योगी आदित्यनाथ की स्थिति बहुत विकट लग रही है, क्योंकि 2024 बहुत विकट चक्रव्यूह फंस गया, पहिया फंस गया है। इस पहिए के निकालने के लिए रथ में से कुछ सामान नीचे फेंकना होगा। सबसे पहली चीजें जो फेंकी जाएगी, निरर्थक जो है बीजेपी के लिए,
वो योगी आदित्यनाथ है। राम मंदिर बन गया, अब योगी आदित्यनाथ का कोई अब वजूद रहा नहीं। टाइगर, आपने बहुत पते की बात कही कि रथ का जो पहिया है फंस गया है, बल्कि आपने कहा कि बीजेपी का पूरा रथ ही फंस गया है, और ऐसे में कहीं उत्तर प्रदेश के रथ के सारथी को ना उतार दें, ये भी आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि जो सारथी है, जिसको आप एरोगेंट कह रहे थे योगी आदित्यनाथ को, ये भी एक मजबूत खिलाड़ी है। ये जो सारथी है ये खट्टर नहीं है, ये उत्तराखंड का धामी नहीं है, ये भूपेंद्र पटेल नहीं है, ये मामा नहीं है, ये फडणवीस नहीं है। ये जो सारथी योगी आदित्यनाथ है ये मठाधीश भी है। तो एक तरफ मठ है और एक तरफ गुजरात लॉबी है। ये जो मठ है इसकी औकात गोरखपुर तक है। ये मठ यूपी की राजनीति में नहीं। आप इमेजिन करिए, इनको टिकट नहीं मिले थे पहली बार जब चुनाव लड़े थे, तो इन्हें हिंदू युवा वाहिनी को खड़े किया था। संघ के कहने से हिंदू युवा, अरे जिनके लोगों को टिकट तक नहीं दिया बीजेपी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद इतने पुराने सांसद थे, ध्वजवाहक थे, भगवे थे, मंत्री तक बनाने के लायक नहीं समझा। आज इनके पास विधायकों की संख्या क्या है? बड़ी बात नहीं कहता हूं। जो अग्रवाल जी है, जनरल सेक्रेटरी बने हैं अभी, राधा मोहन अग्रवाल ने नजर टेढ़ी करी तो अपनी सीट निकालना मुश्किल हो जाती है योगी जी गोरखपुर से। योगी जी की क्या बात कर रहे हैं आप? तो ये बेसिकली अब योगी जी सिर्फ चांद कब दिखता इसका इंतजार कर रहा है। चांद दिख गया, छुरी चल गई, शहादत हो गई, बकरा कट गया। छुरी जो है वो खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पे, कटता तो दोनों ही उसमें है। मेरा सिर्फ ये कहना था कि 3 दिसंबर के बाद मुझे ऐसा लगता है, जो आप दोनों की बातचीत से, कि जो घमासान तेज होगी, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, क्योंकि 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, तो कुछ थोड़ी बहुत उन्होंने अपने को प्रोजेक्शन तो कर ही लिया है। ये दूसरी तरफ अमित शाह है। ऐसे में जो मेरा डर है, मेरी आशंका है कि कहीं ना कहीं मोदी जी के सपने उत्तर प्रदेश में ना धुल जाएं, क्योंकि ये जो लड़ाई है बीजेपी की, सबसे बड़ी लड़ाई बीजेपी को चौपट कर दिया। और जैसे कहा गया है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो उत्तर प्रदेश में कुछ स्थिति वो हो रही है। और घर को जब घर के चिराग से आग लगती है तो फायर ब्रिगेड नहीं बुझा पाती उसको, क्योंकि घर जल चुका होता है। तो बहरहाल देखते हैं उत्तर प्रदेश में क्या होता है। 3 दिसंबर का इंतजार रहेगा। और जैसा कि दोनों ही हमारे लाइन और टाइगर ने कहा कि 3 दिसंबर एक निर्णायक दिन है उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि 5 राज्यों का चुनाव आ रहा है। अगर इसमें बीजेपी जीतती है, अच्छा है, तो भी योगी के लिए मुश्किल है, बीजेपी हारती तो भी मुश्किल है। आप दोनों लोग आए, बेधड़क बोले, बेखौफ बोले कैमरे पर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी दोस्तों की तरफ से। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।